गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संचयन भाग 1 में चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय और कवि हैं धर्मवीर भारती। तो प्रस्तुत पाठ लेखक धर्मवीर भारती के बारे में ही लिखा गया है। उन्होंने अपने उस समय की घटना को बताया है जब वे बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो उन्हें आराम करने के लिए कहा गया था। तो वे अपने ही निजी पुस्तकालय में ही आराम करना चाहते थे। उस समय की घटना का जिक्र किया गया है। तो हम प्रस्तुत पाठ अच्छी तरह से पढ़कर समझेंगे कि लेखक धर्मवीर भारती अपने बारे में, अपने जो निजी पुस्तकालय है उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जुलाई 1989। बचने की कोई उम्मीद ना थी। लेखक धर्मवीर भारती के बारे में यही कहा गया है कि जुलाई 1989 को यह बताया गया कि लेखक बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उनकी बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। 3 दिन जबरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक आई। एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद, सब बंद हो गया और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे। पर डॉक्टर बोजेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्टेज के शॉक दिए। भयानक प्रयोग, लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवर कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% बचा। उसमें भी 3 अवरोध है। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे थे। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद ना रिवार्ड हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। जब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। 12 ऐसे अर्ध मृत्यु ही इसे अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। जब लेखक धर्मवीर भारती को हॉस्पिटल से घर लाया गया और उसे रेस्ट करने के लिए कहा गया, तो वे अपने ही पुस्तकालय को ही चूज किए कि उन्हें पुस्तकालय में ही उसे आराम करना है। वे बेडरूम में नहीं रहना चाहे, बल्कि अपने ही किताबें वाले कमरे में रहना चाहे, तो लेखक को वहीं लिटा दिया गया। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीजें देखता था। बाईं ओर की खिड़की का सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झलदार पत्ते और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बस यही 2 चीजें दिखाई देते थे। लेखक को 2 ही चीजें नजर आती थी। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं, तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं, जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई है। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जगा।
तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि उन्हें किताबों को सजा कर रखने और उन्हें किताबों को पढ़ने का किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, किस तरह से इनका शौक जगा। बचपन की बात है तो लेखक अपनी कहानी बताते हुए यही कहते हैं कि बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। जब समाज को सुधारने के लिए आंदोलन किया गया और वह सुधारवादी आंदोलन पूरी जोर शोर से किया जाता था। मेरे पिता आर्य समाज रेनी मंडी के प्रथम प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्फ रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। जब बर्मा रोड बन रही थी उस समय उनके पिताजी अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा ही कमा लिया था। लेकिन मेरे जन्म के पहले यानी कि लेखक के जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। उस वक्त जब आंदोलन समाज सुधारक आंदोलन चल रहा था, उस समय गांधी जी के कहने पर उनके पिताजी नौकरी छोड़ दिए थे, अपने सरकारी नौकरी छोड़ दिए थे और उन्हें आर्थिक स्थिति से कष्टों से गुजर रहा था। फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं, जो पत्रिकाएं हैं वे उपलब्ध थी और आती रहती थी, जिनमें जो पत्रिकाएं हैं उनमें आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती गृहिणी और दो बालक पत्रिकाएं खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम उनमें होती थी। परियों, राजकुमारों, दानों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र मुझे पढ़ने की चाट लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषेधों और उनके हिंदी अनुवाद। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्ययन पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पखंडों के विरोध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। इतनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिभाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इनकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियों है, इनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता है। जब इस सब से थक जाता तब फिर बल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई पुस्तक दोबारा पढ़ता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती थी लड़का कक्षा में किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में मैं
भर्ती हुआ, उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घूमने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान, ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था। यह मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरी चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवें में मैं तो फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल में इनका इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रंग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताब उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद के बम्बई आया, संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तक, अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियों तो है। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ। अपनी लाइब्रेरी वैसे कभी होगी, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दीवान हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवाकर पढ़ता। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुभव हो रहे थे। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, दुर्गनंदिनी, कप्पल कुंडला और अनंत मठ से टालस्टॉय की, अन्ना करेनिना, विक्टर हॉन्ग का पेरिस का कुबाड़ा, हचबैक ऑफ नोत्रे-दम, कोंगरी की मदर, अलेक्जेंडर कुपरीन का गाड़ी वालों का कटरा, यामा द पिट, और सबसे मनोरंजक सर्वरीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट।
हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनुत्साह से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता तो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपये सत्र के आरंभ में मिलते थे। इनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाली नए लेकिन उसे विपिन छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने का सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह में बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की ओर घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख आ, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा, काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। मैंने देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी, मेरे अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के
उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारों पुस्तकें हैं। कितनी जीत से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। रेनर मारिया रिल्के, स्टीफन ज्विंग, मोफाज, चेखाव, टॉल्स्टॉय, दस्तोवस्की, मायाकोस्की, सल्जेनिस्टन, स्टीफन स्पेंडर, अंडेन, इंजरा, पाउंड, यूजीन ओनिल, जया, पॉल सात्र, अल्वेयर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रुंगेल, रेम्ब्रा, एबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जैसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितनी लेखकों चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करदिंकर ने कितना सच कहा था। उस दिन मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। उन्होंने तुम्हें पुनर्जीवित दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी। इस प्रकार आज का यह पाठ मेरा छोटा निजी पुस्तकालय जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है और जो कवि स्वयं अपने जीवनी, धर्मवीर भारती स्वयं अपना जीवनी अपने पुस्तकालय के द्वारा, अपने पुस्तकालय निर्माण किस प्रकार से हुआ, वे क्यों पुस्तकालय में जब बीमार थे तो आराम करना चाहे, क्यों उससे पुस्तकालय में ही आराम करने के लिए वे सोचे, इसके बारे में उन्होंने बताया कि उनका निजी पुस्तकालय कितना महत्वपूर्ण है। वे किस प्रकार से अपना पुस्तकालय का निर्माण किए और एक एक पुस्तक इकट्ठा किए और उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए किस प्रकार से शौक था, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया।